हुआ वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं था। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि इससे हम सबक भी लें, आगे भी बढ़ें और हिम्मत रखें। डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आज कंटोनमेंट बोर्ड में पीटीआई की सियासी मौत वाक़या हुई है। इज्जत उस वक्त होती है जब आप लूट मार ना कर रहे हो, जब आप मनी लॉन्ड्रिंग ना कर रहे हो। मैंने अगर मुफाहमत की बात तो की है, तो जो अगयार जो उसका मतलब निकालते हैं कि मुझे इसके बदले में लड्डू मिले या पेड़े मिले। और मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती। इशूज से तवज्जो हटाने के लिए असाइनमेंट दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुस्लिम लीग नून मुफाहमत और मुज़ाहमत के दरमियान फंस कर रह गई है। आज शहबाज शरीफ साहब ने मुफाहमत की तारीफ़ कर डाली, बताया कि शफाफ इलेक्शन का जो उनका मुतालबा है यही मुफाहमत है, और पार्टी के अंदर वो लोग जो मुफाहमती बयानिए की मुखालफत करते हैं उन्हें शहबाज शरीफ साहब ने अगयार कह डाला। तो आखिर वो अगयार कौन है और क्या वो अपना मुज़ाहमती बयानिया तर्क करके शहबाज शरीफ साहब की जो लाइन है मुफाहमत की, क्या उस पर आएंगे। और चूँकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि उन्होंने जो भी एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप पॉलिटिकल कायम रखना है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका रहना है कोऑर्डिनेशन, तो वो शहबाज शरीफ साहब की इस स्ट्रेटजी को कैसे लेंगे और पीपल्स पार्टी भी क्या उनके साथ मिलकर कोई मुफाहमती लायमल इख्तियार कर सकती है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो मुफाहमत की लाइन है शहबाज शरीफ साहब की, वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जन्मभूमि यानी वो कह रहे कंटोनमेंट जो है वहाँ हमने उनको शिकस्त दी है, तो क्या पीटीआई के लिए जो शहबाज शरीफ साहब का मुफाहमती एक जो उनकी सियासत है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है, कितना उनको डैमेज कर सकती है, चूँकि वो कह रहे हैं कि उनको उनकी जन्मभूमि के अंदर तबाह करेंगे। और इस मामले में नाज़रीन अब ये भी देखना है कि जब ये एक तरफ मुफाहमत और मुज़ाहमत की जंग चल रही है तो इसी पे एक लड़ाई आ गई थी, एक इख्तलाफ आ गया था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जब पीडीएम के अंदर, और उसमें नाजरीन पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। अब वो अदम एतमाद की तहरीक जो है बलूचिस्तान के अंदर आ चुकी है, लेकिन वहाँ पर हमें कोई इतनी ज़्यादा एक्टिव जो है पीपल्स पार्टी के वो एक मेंबर हैं, लेकिन उस तरह से स्टेटमेंट्स के अंदर बाकी चीज़ों के अंदर हमें इतनी ज़्यादा सपोर्ट करती उस मूव को नज़र नहीं आ रही। तो बलूचिस्तान के अंदर जो अदम एतमाद की तहरीक है उस पर बड़े इंटरेस्टिंग कुछ आदाद शुमार हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे जाम कमाल साहब की गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, किस तरह से उनकी गवर्नमेंट जा सकती है और कौन उनकी गवर्नमेंट को बचा सकता है। क्या इमरान खान साहब उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, उनकी गवर्नमेंट को बचाने के लिए मैदान में आएंगे खुद। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से कि फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो लोगों की तनहाई भी बढ़ी हैं, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना फरमा रहे हैं कि तन्हाएँ नहीं बढ़ सकी लोगों की। तो किसका बयान दुरुस्त है, क्या हकीकत है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नायब सदर हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नासिर शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और वज़ीर बल्दियात हैं सिंध के, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहीं अख्तर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जो मुफाहमत और मुज़ाहमत की एक कन्फ्यूजन इस वक्त जारी है हमारी नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। ये क्या मामला है। शहबाज शरीफ साहब ने आज ललकारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सियालकोट में उन्होंने खिताब किया जाके ख्वाजा आसिफ साहब के साथ और उन्हें मुबारकबाद भी दी कैंटोनमेंट के इंतखाबात में कामयाबी पर। लेकिन पीटीआई को ये चैलेंज दिया कि आपको जहां आपकी पार्टी का जन्म हुआ है वहां हमने शिकस्त दी और यहीं आपको हम तबाह करेंगे। ज़रा सुन लें शहबाज साहब को। ये कोई मामूली मार्का नहीं कि कंटोनमेंट बोर्ड वो इलाके हैं जहां पर पीटीआई ने जन्म लिया था, और आज इसी जन्मभूमि में पीटीआई की सियासी मौत वाक़या हुई है। इन इलेक्शन में दूर दूर तक कहीं इंटरफेरेंस का नामो निशान नहीं था, कहीं मुदाखलत का निशान नहीं था। वो कह रहे कोई मुदाखलत नहीं थी कंटोनमेंट के इंतखाबात में। आज इसी तकरीर के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने जो मुफाहमत के ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर लोग जो अपनी आवाज़ उठाते हैं उन्हें अगयार कहकर पुकारा। क्या शहबाज शरीफ साहब ने मज़ीद क्या कहा, ज़रा सुन लें। मैंने अगर मुफाहमत की बात तो की है, तो जो अगयार जो उसका मतलब निकालते हैं कि मुझे इसके बदले में लड्डू मिले या पेड़े मिले, अगर ये होता है तो पूरी मुस्लिम लीग नून मिलकर काम करेगी। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पहले तो ये बता दें ये अगयार कौन हैं जो आपकी पार्टी के अंदर मुफाहमत की मुखालफत करते हैं, और आप भी एग्री करते हैं शहबाज शरीफ साहब से कि जो कैंटोनमेंट के इंतखाबात थे मुकम्मल शफाफ थे, कोई मुदाखलत नहीं थी?
ये अगयार सब पार्टी के बाहर हैं। पार्टी के अंदर तो मियां नवाज शरीफ की ज़ात के ऊपर पूरी पार्टी पूरी तरह मुत्तफिक और मुत्तहिद है, और जो भी वक्ती तौर पे मुख्तलिफ तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाएं सियासी तौर पे, लेकिन हमारा जो मकसद है, जो एम है, वो आइन के इब्तदाइये में लिखा हुआ है कि इक़्तिदार आला इस मुल्क में अल्लाह ताला के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। आइन में और किसी इदारे का, किसी और जरिए का जिक्र नहीं है। तो ये वादा जो है, जो आइन का, वो हम पूरा करने निकले हैं। उसमें ज़रूर इस जो उसके तरीक़ेकार है या स्ट्रैटेजी है, उसमें पार्टी में इख्तलाफ भी होता है, लेकिन अगयार तो अगयार है ना, वो पार्टी के अंदर नहीं है, वो उसके बाहर है। सर अंदर भी हैं जिन्हें शोकाज नोटिस जारी हो रहे हैं आजकल। जो मियां जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने बड़ी खुल के मुखालफत की थी जो पार्टी के अंदर मुफाहमती ग्रुप है उसके ख़िलाफ़, और आज भी वो कह रहे हैं कि मैं अपने मौके पे कायम हूँ। उन्हें शोकाज नोटिस मिल चुका है, लेकिन वो कह रहे हैं अपने मौके पर वो डटे हुए हैं। ज़रा सुन लें जावेद लतीफ़ साहब इस बारे में मज़ीद क्या कह रहे हैं। नवाज शरीफ शोकाज नोटिस पे राजी हुए होंगे, इसका मुझे अंदाज़ा है। नवाज शरीफ ने जब ये बात की थी कि मेरी बेटी को स्मैश करने की थ्रेट आ रही है, तो मैं तवक्को रखता था कि उस वक्त पूरी जमात जो है वो बाहर निकल के ये बात करेगी। कुछ लोगों ने उस वक्त मुझे उल्टा कहा कि माजरत कर लें। तो दो चार दोस्त ऐसे हैं, कुछ चीज़ों को, अपनियों को बचाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं, ना वो जमात के मफाद में है, ना वो अपने मफाद में बात कर रहे हैं। कौन लोग हैं सर जो अपने मुफाद की बात करते हैं, जमात के मुफाद पर उनका अपना मुफाद ज़्यादा उसको बालातर रखते हैं, ज़्यादा मुकद्दम रखते हैं? वो उन्हीं की बात करें, मुफाहमती टोले की बात करें। इससे पहले एक इंटरव्यू के अंदर वो बात कर चुके हैं बड़ी तफसीली इस पर। जी, मैं तो अपने एक ज़ाती तजुर्बा आपसे शेयर कर सकता हूँ कि जब भी हमारे कायद मियां नवाज शरीफ ने कोई हुक्म दिया है, पार्टी ने उस पर मुकम्मल अमल किया है। जब भी सदर शहबाज शरीफ ने कोई हुक्म दिया है, पार्टी ने उस पर अमल किया है। पार्टी के अंदर एक गुफ्तगू जारी है, और पिछले हम कह सकते हैं कि 5 साल से जारी है। 2016 से ये मामला जारी है कि जो पाकिस्तान की रियासत के तजादात हैं कि यहाँ आइन में जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह नहीं है। इक़्तिदार आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में नहीं है, और ये जो तजाद है, ये जो क्रैक है हमारी आईनी दीवार में, उसकी वजह से ये बात बार बार उठती है, फिर बैठती है, फिर उठती है, फिर बैठती है। लेकिन ये तो इस हद तक तो हम सब बिल्कुल मुत्तफिक हैं, जो शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि इस तमाम डायलॉग का, इस तमाम इख्तलाफ का हतमी मकसद तमाम अपोजिशन का, पीडीएम का भी, ये है कि हमें अगला इंतखाब जो है वो जब भी हो, चाहे वो 2022 में हो या 23 में हो, हमें वो साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक चाहिए, मावराए आइन मुदाखलत से पाक चाहिए। अगर वक्ती तौर पे हम कहते हैं जी कैंटोनमेंट बोर्ड में, शहबाज साहब ने आज कहा है कि जी इंटरफेरेंस नहीं हुई, हमारे पास भी शवाहिद नहीं आए कि इंटरफेरेंस नहीं हुई। तो जब इंटरफेरेंस नहीं होती तो मुस्लिम लीग नून, अगर जे पीटीआई की कौमी तौर पर गुजरांवाला में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं सर? जी नहीं, हमें कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले। बात खुलकर हमें करनी है। लेकिन जब आप देखें कि जब इंटरफेरेंस नहीं होती तो मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात बाहर आती है कि सबसे हाईएस्ट वोट जो हैं, अगरचे हमारी सीटें 2-3 कम है पीटीआई से, लेकिन सबसे ज्यादा वोट जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को दिए हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड पूरे मुल्क के जो लोग थे उन्होंने दिए हैं। तो ये बात यही है कि जिसको अवाम चाहते हैं वही इन ओहदों के ऊपर मुतमक्किन हो। यही हमारा मकसद है। जो लंबी लड़ाई है वो तो इस बात पर है ना कि आज हम इस पर इशू डिस्कशन कर रहे हैं कि इमरान खान साहब CNN के इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं जी हम तो किराए की बंदूक थे। आज उन्होंने, मैं हैरान हूं कि जो रशियन टेलीविजन को इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर से इनसाइडर अटैक्स हुए परवेज मुशर्रफ पे। तो बात तो ये है कि जिस हाइब्रिड निजाम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, खुद उसका सरबराह जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। तो हमें ये कहना कि जी ये तो इदारों के बात है या इनका कोई बयानिया फर्क है, असल में तो इमरान खान साहब का बयानिया चेक करना चाहिए ना, जिन्होंने पिछले 3 दिन में 2 दफा ऐसी गुफ्तगू की। और इससे पहले काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस न्यूयॉर्क में जाते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो अलकायदा को ट्रेन किया था। तो उनकी पूरी एक बयानात की लिस्ट है जो असल में सवाल उनसे पूछना चाहिए कि जनाब अली आपका बयानिया क्या है।
बिल्कुल सही है। बहरहाल सर, आपसे आपका पूछेंगे, उनसे उनका पूछेंगे, लेकिन आपकी पार्टी में एक वो बड़ी वाज़ेह लाइन नज़र आ तो रही है दो मुख्तलिफ ग्रुप्स की। नासिर शाह साहब, चूँकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि हमारा जो एक वर्किंग रिलेशनशिप आइंदा होगा वो शहबाज शरीफ साहब के साथ होगा, और शहबाज शरीफ साहब ने मुफाहमत की तारीफ बयान कर दी है कि शफाफ इलेक्शन। तो इस मुफाहमाना जो उनकी एक है सोच है, उसके साथ मिलके आगे बढ़ेंगी पीपल्स पार्टी भी, चूँकि आप भी ये कह रहे हैं शफाफ इलेक्शन की, और दूसरा मुफाहमत का इल्ज़ाम बड़ा पीपल्स पार्टी पर लगता रहा है, PDM के अंदर भी लगा, नून लीग के अंदर वो लोग जो मुफाहमत के खिलाफ हैं वो पीपल्स पार्टी को भी उसी तरह आड़े हाथों लेते रहे जिस तरह वो शहबाज शरीफ साहब को आजकल ले रहे हैं। तो इसी तरह चलेंगे आप भी साथ उनके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, अब जो मुस्लिम लीग नून का अंदरूनी इशू अगर कोई है भी तो वो उनका अपना मामला है, वो खुद ही सेटल करेंगे। सही। लेकिन ये जो दूसरी आपने बात की कि इल्ज़ामात, तो वो आप अगर सीक्वेंस से देखें कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, और जो हमारा चेयरमैन साहब की जो बात थी या जो उन्होंने बात रखी वो कामयाबी की तरफ थी, जो इस मौजूदा वफाकी हुकूमत से जान छुड़ाने की तरफ हम जा रहे थे। उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको हरा कर PDM के कैंडिडेट वहाँ से जीते। अब उसी आइनी रास्ते को इख्तियार करने के लिए आगे बढ़ना था कि बजाय उसमें इख्तलाफात डाल दिए गए कि जी मार्च को कह दिया गया, इस्तीफ़ों से नथी कर दिया गया और फिर इख्तलाफात शुरू हुए। आपको सब पता है, मैं दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं एक एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये अब भी समझता हूँ कि हम सबको साथ होना पड़ेगा और मिलकर इस वफाकी हुकूमत जिसने मुआशी तौर पर और जो इसके स्टेप्स हैं, जो एक आम आदमी आज जिस कर्ब से गुज़र रहा है, और जो पाकिस्तानी आप देख लें फ़ॉरेन जो हमारे रिलेशंस हैं या दीगर हर चीज़ में हमें सुबकी हो रही है, तो इसलिए हम सबको मिलना पड़ेगा। लेकिन जो साहब ये मुफाहमत के लिए मिलना पड़ेगा या मुज़ाहमत के लिए मिलना पड़ेगा? भुट्टो ज़रदारी साहब की जी मुज़ाहमत के लिए मिलना पड़ेगा आपस में। हमें देखें, पहले भी कोई हमारे ऐसी टर्म्स कंडीशंस या ऐसे रिलेशंस नहीं थे कि बहुत ही आपस में कोई बिरादराना हो, बल्कि हमारा एक असूली मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमेशा हम रखते रहे हैं। अगर मुस्लिम लीग नून की जो गुज़श्ता हुकूमत की कोई हिमायत भी की थी पीपल्स पार्टी ने, तो इस वजह से कि धरनों से दीगर तरीक़ों से हुकूमतें नहीं जाती। आइनी रास्ता इख्तियार अगर उस वक्त भी किया जाता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर अपोजिशन का साथ देती। लेकिन ये तो नई तरफ जाया जा रहा है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज भी हमें बयानबाजियाँ होती रहती हैं, गिले शिकवे होते रहते हैं, लेकिन इस हुकूमत से पाकिस्तानियों की जान छुड़ाने के लिए हमें साथ होना पड़ेगा। आज देखें महंगाई कहाँ पे पहुँच गई है, पेट्रोल की कीमतें, फिर अभी जो बिजली के ऊपर इन्होंने फिर ऑर्डिनेंस के लिहाज से ये जो कुछ ये किया है, ये क्या एक पाकिस्तानी से इंसाफ कर रहे हैं? ये तहरीक इंसाफ का ये इंसाफ है कि ऑर्डिनेंस लगाकर बिजली के बिलों पर टैक्स लगा रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, डॉलर को देखें कहाँ पे पहुंचा है। ये आपने शाह साहब दुरुस्त निशान देखिए। मैं इस पर अपना भी एक कमेंट करना चाहता हूँ कि ये जो टैक्स लगाया जा रहा है, यानी कि जो नॉन फाइलर्स हैं उन पे 35% लगा दिया जाएगा या उससे कम जो भी है, वटेवर, मैक्सिमम 35% है कि बिजली के बिलों पे उनसे टैक्स वसूल किया जाएगा। अब एक हकीकत है कि पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख ख़ानदान ऐसे हैं, 30 लाख लोग ऐसे हैं, ख़ानदान ऐसे हैं जो किराए के घर में रहते हैं। उस घर का मीटर उस बंदे के नाम पे नहीं है, बल्कि घर के मालिक के नाम पर है। अब अगर मैं फाइलर हूँ, मैं जिस बंदे के घर में रह रहा हूँ वो अगर फाइलर नहीं है, तो उसका खमियाजा क्या वो 35% मुझे भुगतना पड़ेगा या घर के मालिक मकान को भुगतना पड़ेगा? वो ज़ाहिर है वो पेनल्टी उन 30 लाख लोगों पे आएगी जो इस वक्त किराए के घरों में रह रहे हैं। वो फाइलर होने के बावजूद उन्हें एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा अगर उनके मालिक मकान जो है वो अगर फाइलर नहीं है। बहरहाल मय्यद खान साहब, ये जो अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंटोनमेंट, यानी वो कहते हैं जो उनकी जन्मभूमि है वहाँ जाके उनको हमने शिकस्त दी है और वहीं उनको तबाह करेंगे, और वो कह रहे हैं कि मुफाहमत ही वो तरीक़ाकार है जिसके तहत हमने आगे बढ़ना है। तो जिनसे वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, ये तो फिर PTI के लिए बड़ी थ्रेटनिंग एक कॉल हो गई।
सबसे पहले समर मुफाहमत की जरूरत है PMLN के अंदर, वाज़ेह है। इससे ज्यादा खुल के तो कभी मैंने आपस में चपकलिश नहीं देखी। मैं तो बहरहाल काफी अरसे से कह रहा हूं, जब से इनका मीनार पाकिस्तान का जलसा फेल हुआ था, मैंने वजूहात बयान की थी कि सारी उम्र पंजाब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हाथ में रहा और उन्होंने ताउन नहीं किया। इस मफाहमत के बाद दूसरी मफाहमत PMLN और पीपल पार्टी की होनी चाहिए, जो कि दूर दूर नजर नहीं आती। आजकल तो हम प्रोग्रामों में ज्यादा आपस में बहस और तकरार पीपल पार्टी और PMLN की देखते हैं। PTI तो चुप करके बैठी रहती है साइड पे। रहा कैंटोनमेंट बोर्ड्स का, देखिए कैंटोनमेंट बोर्ड्स पे खुर्रम ने सही कहा, हमारी सीटें ऑल ओवर पाकिस्तान बेसिस पे चार सीटें ज्यादा हैं। हमें सेटबैक्स मैं आपको भी बता दूं कि हमें रावलपिंडी चिकलाला में हुए हैं, जो हमारी पार्टी के अंदरूनी कुछ आपस में साथियों की चपकलिश थी, जिससे इंडिपेंडेंट्स ज्यादा जीते। और दूसरा हमें सेटबैक लाहौर के 2 बोर्ड्स में हुआ है। हम हमेशा कहते हैं कि जी स्टेट इंटरवेंशन नहीं, स्टेट इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं थी। गुजरांवाला का खुर्रम दस्तगीर साहब बता सकेंगे, क्योंकि उधर PTI ने काफी सीटें जीती हैं कैंटोनमेंट बोर्ड में। जहां तक लाहौर का ताल्लुक है, देखिए साद रफीक साहब को हामिद खान साहब 2013 में जब उनका इलेक्शन हुआ तो ट्रिब्यूनल में ले गए, जहां साद रफीक डिस्क्वालीफाई हो गए थे और वो अपनी टर्म सुप्रीम कोर्ट की स्टे पे उन्होंने मुकम्मल की। उस पे चार्जेस थे गोस्ट पोलिंग स्टेशंस के, बोगस वोटर्स लिस्ट, मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शन स्टाफ, बड़ा सीरियस क्राइम है, और वोटों की खरीदो फरोख्त। तो लेट मी टेल यू कि लाहौर के कैंटोनमेंट बोर्ड्स, क्योंकि वो साद रफीक के नीचे अभी तक हैं, उनका हल्का बनता है, उसमें अभी भी ये सारी चीजें हुई हैं। और मैं समझता हूं कि ग्राउंड का कॉन्टेस्ट जो है वो बहुत टफ रहा है। आपस में मुकाबला था। अगर देखें 4 हम ले जाते, मतलब 10 हम ले जाते, 10 वो ले जाते, या 9-11 हो जाते, तो मैं मानता। ये तो मैं मान ही नहीं सकता जो रिजल्ट है। और इंशाल्लाह ये हमने आखिरी दफा देख लिया है इनको, आइंदा हम इसका मुकम्मल मुकाबला करेंगे। साद रफीक का 1 नंबर की इलेक्शन का और 2 नंबर की इलेक्शन। वो मुकाबला EVM में बड़ा अच्छा, देखें EVM आप जो मर्जी कहें, हमने इसको ऐसे ही वो बना दिया। दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जिसमें EVM इस्तेमाल होती है। EVM वेरी डेफिनेटली बोगस वोटर्स लिस्ट को खत्म कर देती है, गोस्ट पोलिंग स्टेशन को खत्म कर देती है, और मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शन स्टाफ को, हाँ, खरीदो फरोख्त जो वोटों की होती है उसको EVM खत्म नहीं करती। मैं बिल्कुल समझता हूं कि EVM, एक बात मैं और बता दूं, लोग शायद मेरे साथी बुरा मनाए, ये जो इतना मुखालफत हो रही है EVM की, आपको ये भी पता चलेगा कि PMLN की जो पंजाब में सबकत नजर आ रही है और होल्ड, और पीपल पार्टी का सिंध में अरसा दराज से, ये आप देखेंगे खत्म हो जाएगा जिस दिन EVM आएगी। ये EVM कैसे, क्या वो वोटर्स के माइंडसेट को चेंज करेगी, उनके फैसले को तब्दील कर देगी? क्या होगा सर ऐसा? ये ग्राउंड पे जो इलेक्शन हुआ गुजरांवाला के अंदर, जो रिजल्ट्स है वहां पे PMLN हारी है, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी हमने नहीं देखा कि किसी किस्म की कोई मुदाखलत हुई हो। सिर्फ आप लाहौर का कह रहे हैं कि लाहौर में आप कह रहे हैं गड़बड़ हुई है। जी सर। वोटर, मैं एक आखिरी फिक्र कहूं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि एक चीज होती है स्टेट इंटरवेंशन जिसका चार्ज लगाया जाता है, बिल्कुल ओके। एक चीज होती है जो कैंडिडेट है जिसने इलाका संभाला हुआ है, उन्होंने अरसा दराज से 40 साल से मैनिपुलेशन की हुई है। उन्होंने वोटर लिस्ट में वो 40 साल से जितना भी ये टीचर्स वगैरह जो होते हैं, जो पोलिंग स्टाफ बनते हैं, वो तो इन 2 पार्टियों के लगाए हुए हैं, इन दोनों सूबों में। तो सर लेकिन लगाए हुए जो रिटायर, लेकिन सर लाहौर के आप जिस हल्के की इधर मैसिव नहीं सर आप लाहौर के जिस हल्के का आप हवाला दे रहे हैं, आप लाहौर के जिस हल्के का हवाला दे रहे हैं खान साहब, पेशावर में क्या हुआ? बिल्कुल, पेशावर में तो PTI की गवर्नमेंट, और दूसरा, और सर लाहौर में खान साहब भी तो जीते हैं ना, इंडिपेंडेंट को जीते हैं। हाँ, लेकिन मायूं खान साहब लाहौर में खान साहब जीत के थे 2018 में ना। KPK में हम आगे हैं, सिंध में हम नून से आगे हैं, बलोचिस्तान में आगे हैं, और हमने पंजाब में हम थोड़ा पीछे रहे हैं। उसमें कुछ हमारी पार्टी के अंदर के इख्तलाफात थे, और कुछ जो मैंने आपको बताया
कि ये 2 नंबर के इलेक्शन में अभी तक हम नून का मुकाबला नहीं कर सकते। ये 2 नंबर को 1 नंबर कैसे करेंगे? क्या होगा? कैसे एक नंबर करेंगे? ये तो 2023 का इलेक्शन सर पे आ गया सर। ईवीएम एक बहुत मस्बत, ईवीएम एक बहुत 1 नंबर था। फरम दस्तगीर खान साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब कह रहे हैं कि ईवीएम की मदद से 2023 के इलेक्शन को 1 नंबर बनाया जाएगा, करें जो अभी तक 2 नंबर है इलेक्शन। तो आपकी पार्टी नहीं मान रही, पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। जगह पे मैं सारों का नहीं कह रहा, ठीक है, कई जगह ओके, चले कई जगहों पे ऐड कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है कहना और गैर मंतकी है कि कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन 2 नंबर था और 2018 का जो पीटीआई जीत गई वो 1 नंबर था। और ये बात सबको ज़हन में रखनी है कि पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम को जो बीमारियां लगी हुई हैं उसका इलाज ईवीएम नहीं है। ये ईवीएम लाना ऐसे ही है कि आप कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से शुरू कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम को क्या चीज लाहक है? सबसे बड़ी चीज लाहक है कि इसमें सरकारी बदमाशी होती है। इसमें ईवीएम जो है वो 20 प्रिजाइडिंग अफसरों का अगवा नहीं रोक सकती। ईवीएम जो है हुकूमती कमाश्तों की डस्का की गलियों में गोलियां चलाना नहीं रोक सकती। ईवीएम जो है लो वुमेन टर्नआउट का कोई इलाज नहीं है। ईवीएम रियासती रिसोर्सेज का जो बेदरेग इस्तेमाल है वो नहीं रोक सकती। ईवीएम बैलेट स्टफिंग का कोई इलाज नहीं है। ईवीएम जो है उस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर खराबी का कोई इलाज नहीं है। ईवीएम जो है वो सरकारी एहलकारों की तरफ से वोटिंग को आहिस्ता करना, जानबूझ के जहां अपोजिशन की स्ट्रेंथ है उसका इलाज नहीं है। ईवीएम जो है वो तो सर वो पेपर बैलेट के अंदर भी तो इसका इलाज नहीं है ना। इसका फिर जो आप कह रहे हैं कि डिस्प्रिन से इलाज करना चाह रहे हैं वो बता दें, फिर वो केमोथेरेपी क्या है जिससे इलेक्शन शफाफ हो? सर वो सोल्यूशन भी तो नहीं दे रहे ना आप। कीमोथेरेपी ये है कि रियासत की जिसकी तरफ हम सब कोशिश कर रहे हैं, अगर आप पीडीएम का एलामिया पढ़ें जो 20 सितंबर 2020 को जारी किया गया था, उस 27 नुकात में पहला यही नुक्ता है कि पाकिस्तान के इंतखाबी और सियासी अमल को हमें मावराए आइन मुदाखलत से पाक करना है। इसमें पार्टियों को तोड़ना, उसमें पार्टियों को जोड़ना, इसमें कैंडिडेट्स को मामला ये फरम दस्तगीर खान साहब वो तो फिर सियासी जमातों को खुद मानना चाहिए। ये तो रवैयों का मसला है। आप 2018 का इलेक्शन हार जाते हैं, आप कहते हैं जी मुदाखलत वाला इलेक्शन था। कैंटोनमेंट में आप जीत जाते हैं, आप कहते हैं कोई मुदाखलत नहीं थी। उल्टी सूरत हाल पीटीआई की तरफ वो कहते हैं 2018 का इलेक्शन ठीक था, कैंटोनमेंट में वो हारे। आपको वो कह रहे हैं कैंटोनमेंट में गड़बड़ थी, कुछ जगहों पे वो बेशक मेंशन कर रही है। तो फिर रवैयों का मसला हुआ ना। आजकल चूंकि यही मौसम है तो 2018 के आगाज में मुस्लिम लीग नून की बलूचिस्तान की हुकूमत को मावराए मुदाखलत से तोड़ा गया था। मुस्लिम लीग नून के वो उम्मीदवार जो 2018 के सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे थे उनसे शेर का निशान छीन लिया गया था। फिर मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़कर जनूबी पंजाब इत्तेहाद बना दिया गया था। फिर उसको पीटीआई में जम किया गया था। ये सिर्फ चंद मिसालें, मेरे पास बेशुमार मिसालें। और फिर जिस तरह जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन जिस किस्म की भयानक इंटरवेंशन हुई, उसके बाद पंजाब की हुकूमत बनाने में जिस किस्म की इंटरवेंशन, यही इलाज है जो हम ढूंढ रहे हैं कि भाई एक दफा हो गया 2018 में बहुत भयानक मामला हुआ, उसके बाद अब हम दोबारा एक ऐसी हुकूमत आई है 2018 के इंतखाबात के बाद जिसने पाकिस्तान के अवाम को भूखे कर दिया है, पाकिस्तान को कमजोर कर दिया है, पाकिस्तान की आने वाली मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और हमें बेहतरी खराबी नजर आ रही है। तो हम ये देखते हैं कि जब वोट चोरी होता है तो पाकिस्तान कमजोर हो। ठीक है, बहरहाल सर आप जिस चीज पे एतराज कर रहे हैं कि कल को मुस्लिम लीग नून को तोड़कर वहां पे बलूचिस्तान में बाप पार्टी बना दी गई थी, आज बाप पार्टी को भी उसी तरह के मसाइल का सामना है। आज उन्हें भी अंदरूनी टूट फूट का शिकार है वो भी, और उसमें पीडीएम जो है वो अपना बड़ा सफ अव्वल का किरदार अदा कर रही है उस सारे मामले के अंदर जिसको आप गलत कह रहे हैं। ठीक है नासिर शाह साहब, ये जो अब बात कर रहे हैं हुमायूं अख्तर खान साहब के तब्दील हो जाएगा सारा सिस्टम, ये 2 नंबर इंतखाबात वो कहते हैं होते रहे हैं जिसमें आप लोग कामयाब होते रहे। सिंध के अंदर आपने गवर्नमेंट बनाई, पंजाब के अंदर नून लीग का होल्ड रहा, ये खत्म हो जाएगा वो कह रहे हैं। ईवीएम को आने दें, सबकी जो पॉलिटिकल जो होल्ड आपका वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ ईवीएम ही आपकी नज़र में ये चेंज कर देगी या फिर कुछ और चीज़ें भी करने की ज़रूरत है, हमें इंतखाबी सिस्टम के अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है, या फिर ईवीएम काफ़ी है?
देखें, जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है उसके लिए तो इनको यही सहारा एक नज़र आ रहा है ईवीएम का। ईवीएम अगर इतना ही बेहतर है तो बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक ने इसको क्यों पहले रखा और बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। अब ये इसी में कोई ना कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, फिर ऑर्डिनेंस जिसमें इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात हैं, तमाम पॉलिटिकली जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं या दीगर पार्टीज़ हैं उनके एतराज़ात हैं, उसके बावजूद ये इस पर फोकस कर रहे हैं। रहा 2 नंबर निज़ाम की जो बात कर रहे हैं, उसी की वजह से तो ये वफाकी हुकूमत में है, दीगर सूबाई हुकूमतों में है। सिंध में बड़ी कोशिश की गई, फिर आपको एक नज़र आ गया होगा प्रैक्टिकल के कराची में कितनी सीटें मिल गई थी उस 2 नंबर निज़ाम के तहत पीटीआई को। जब अब बाई इलेक्शन हुए तो ये 6-7वें नंबर पे आ रहे हैं, ज़मानतें ज़ब्त हो रही हैं इनकी। अब ये जो एक इलेक्शन हुआ है कैंटोनमेंट का, एक छोटा सा इलेक्शन है, ज़ाहिर है वहाँ पे इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं की जा सकती। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है हुमायूं अख्तर साहब, बहुत अच्छी फैमिली के भी हैं, हमेशा मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ। इन्होंने कराची का जिक्र नहीं किया कि वहाँ पे भी क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड जो है, जो पीटीआई ने बड़ी अक्सरियत से जीता था लास्ट ईयर जो इलेक्शन थे, इस दफ़ा वो कहीं नज़र नहीं आए। जो पहले वोट लिए थे वो बहुत कम लिए हैं उससे। मनोड़ा में इनकी एक सीट नहीं आई जो कंटोनमेंट बोर्ड है, कुछ जगहों पे ज़रूर आई हैं। तो नासिर शाह साहब, ये आपसे कंटोनमेंट के इलेक्शन के नताइज को 2023 के इलेक्शन का कहा जा सकता है कि एक ट्रेलर था ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक मखसूस इलाका है, वहाँ की ये होता है, इसको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हाँ, अभी आइंदा बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं, उसको आप उससे भी थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन देखें फैसला तो लोगों ने बाई इलेक्शंस में दे दिया है ना। जितने भी बाई इलेक्शन हुए, सिर्फ एक जो इन्होंने बड़ा जोर लगा के टिल लगा के जीते हैं, कोई एक पंजाब में, अदरवाइज तो जितने भी इलेक्शन है पीटीआई ने लूज किए हैं। जो इनकी अपनी सीटें थी वो भी इन्होंने लूज किए। पूरे पाकिस्तान में 4 सूबों में बाई इलेक्शंस हुए हैं और जो पीडीएम के कैंडिडेट या अपोजिशन के हैं वो जीते हैं। तो ये इनका जो आखिरी आसरा ईवीएम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और फिर इसी बेस पे ये कह रहे हैं कि 23 में आएंगे, तो इनकी ये कामयाबी नहीं नजर आ रही। ठीक है, तो हुमायूं अख्तर खान साहब, जो मेरे मेहमान भी जिस तरफ उनकी राय है, मेरा इशारा भी यही है, मेरी राय भी यही है कि मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है इंतखाबात का और ईवीएम आएगी वो सिस्टम ठीक कर देगी, शायद उससे आप कह रहे हैं कि आप जीत जाएंगे पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी। मेरे से आपका डायग्नोसिस थोड़ा सा गलत हो रहा है। अपना डायग्नोसिस ठीक कीजिए, महंगाई को कंट्रोल करें। आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। चीनी की कीमत डबल हो चुकी है, जब आप इक़्तिदार में आए थे 3 साल में 55 से 110 पे चली गई है। गैस महंगी, बिजली महंगी, अभी अक्टूबर में बिजली फिर ₹1.68 महंगी होने जा रही है फी यूनिट। पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगाई की तरफ जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। आपके वज़रा के बयानात में तजादात हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, जबकि वज़ीर ख़जाना आपके अपने कहते हैं कि कोई तनख्वाहें नहीं बढ़ा सके हम लोगों की। तो मेरा डायग्नोसिस अपना ठीक कीजिए, अवामी मसाइल हल कीजिए, तो शायद आपको इलेक्शन ठीक लगने लग जाएंगे, आपको ईवीएम का शायद वो ना पड़े जरूरत। मैं अभी डायग्नोसिस ठीक कर देता हूं समर साहब। मैंने तो सिर्फ एक वजह बताई है जो कि पिछले 40 साल से 30 साल से देखा जा रहा है, जो डोमिनेंस है इन 2 सूबों में। मेरे नजर में उसमें आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स और मुझे मालूम है मैं क्या कह रहा हूं, उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन ये नेसेसरी चीज है हमारी अगली इंतखाबात की तैयारी के लिए, सफिशिएंट नहीं है। हमें और भी बहुत सी चीजें करनी है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, देखिए जब महंगाई की बात होती है तो पीपल पार्टी और मेरे बहुत से काबिल एहतराम उसमें साथी मौजूद हैं जो बड़े अरसे में असेंबलियों में रहा हूं उनके साथ, लेकिन पीपल पार्टी सारा मलबा सिंध का हम पे तो ना डाले। ठीक है जी, गैस की कीमतें हैं, अगर बिजली की कीमतें हैं या पेट्रोल की कीमतें हैं, ये फेडरल 60% बढ़ी हैं इस साल में बिजली की। लेकिन नहीं, मैं अभी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने लेकिन अगर आप, मैं गुजारिश करूं कि अगर आप वीट ले लें या अगर आप खाने पीने की अशिया ले लें या दालें ले लें या सप्लाई साइड सिचुएशन बेहतर कर लें या वीट प्रोक्योरमेंट ले लें
या सब्जियों की कीमतें ले लें या दूध की कीमत ले लें, वो पीटीआई का मसला तो नहीं है सिंध में। वो तो सिंध हुकूमत खुद संभाले, उनके पास पूरी पावर है कि इन अशिया की महंगाई को कंट्रोल करे। उनके पास पूरी पावर ये भी है कि वो एक एहसास नौयत का प्रोग्राम सिंध के सतह पर निकालें, ताकि जो निचली तबका है, बिल्कुल जो गरीब तबका है, जो लाचार है, उनको वो डायरेक्ट सब्सिडाइज करें, डायरेक्ट उन तक मदद पहुंचाएं। ये तो सिंध पे आप क्यों नहीं करते सर पंजाब में, सेंटर में? हम तो कर रहे हैं, पंजाब ने अपना प्रोग्राम खोला हुआ है जी। सेंटर में हमारा एहसास प्रोग्राम जो है वो 280 बिलियन तक पहुंच चुका है। 100 बिलियन पे शुरू हुआ था, 280 बिलियन तक पहुंच चुका है। पंजाब में भी इस तरह की रोजगार की स्कीमें मौजूद हैं और सपोर्ट की स्कीमें मौजूद हैं। और अगर आप मुझे इजाजत दें, जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, सैलरीड लोग हैं, उनके लिए एहसास प्रोग्राम कोई नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा। वो जो निचला तबका है उसके लिए है। महंगाई की चक्की में तो हर कोई पिस रहा है, लोअर मिडिल क्लास भी, मिडिल क्लास भी। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें, ये है कि खैरात से अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। झूठ और मुनाफकत से हुक्मरान पार्टी तो चल सकती है, लेकिन हाकिमियत नहीं चल सकती, और नहीं चली। यही तो बात है कि अब 3 साल में ये तजर्बा हो गया है कि भाई आप खैरात से अस्पताल तो चला सकते हैं, लेकिन देखें ना, इन्होंने शुरू में खैरात से डैम बनाने की कोशिश की थी। वो 10 अरब रुपया किधर गया हमें नहीं मालूम, वो किसके पास है और किधर खर्च हुआ और क्या हुआ। तो ये मुल्क चलाना जो है, ये इमरान खान साहब के बस की बात ना थी, ना है और ना हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर आप ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्सेशन करेंगे, अगर आपकी वाहिद पॉलिसी ये है कि वो ऑलरेडी अरबपति रियल एस्टेट डेवलपर जो हैं, उनको सैकड़ों अरब की टैक्स हॉलिडे आपने दी हुई है, उसकी वजह से आप कहते हैं सीमेंट बहुत बिक गया। भूखे अवाम को सीमेंट की चपातियां नहीं खिला सकते आप, उनको आटा चाहिए जो रोज बरोज महंगा हो रहा है इनकी अपनी खराबी की वजह से। कि पाकिस्तान जो 3 साल पहले जिसके पास वाफर गंदुम थी, वाफर चीनी थी, आज नेट फूड इंपोर्टर बना हुआ। ठीक है, ठीक है। शाह साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? क्विकली ऐड कर ले, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। जी शाह साहब। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हुमायूं अख्तर साहब जैसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन से मैं ऐसी तवक्को नहीं रखता था, लेकिन जाहिर है पीटीआई का असर ज़रूर आया है हुमायूं साहब के ऊपर, जो वो कह रहे हैं कि सिंध की मिसाल इन्होंने दी। अगर आटा और ये महंगाई सिर्फ सिंध में है तो फिर तो हम कसूरवार हैं, हम हाजिर हैं, हमें जो सज़ा देना चाहें। अगर ये आटा लाहौर में महंगा है, पेशावर में, कोयटा में, दीगर शहरों में चीनी और ये महंगाई हर जगह पे है, तो उसमें सिंध का क्या कसूर है? वो कह रहे हैं ये जो डॉलर की कीमतें बढ़ाई हैं, ये किसने बढ़ाई है? बिजली की। शाह साहब वो कह रहे हैं हमारे चले एरियाज को आप कह रहे हैं कि वहां महंगाई है, सेंटर में पंजाब में आप देख रहे हो, सिंध में आप कंट्रोल कर सकते हैं खाने पीने की अशिया की, सब्जियों की, फलों की, गंदम की, आटे की। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप अर्ज करूं ना, अरे देख, मैं आपको बताऊं, हमने अपने काश्तकारों के लिए 2000 रुपया कीमत की ना गंदम की, तो हमारे यहाँ अच्छी बम्पर क्रॉप है हमें, और इन्होंने क्या किया कि उनको कम दी, अब बाहर से जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, बजाय अपने काश्तकारों को, अपने जमींदारों को वो फायदा देने के, अब वो बाहर से इंपोर्ट की जा रही है। उसके पीछे क्या मंतक है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने तो पूरी कोशिश की हुई है, लेकिन किस खूबसूरती से ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई वालों का मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान के दीगर सूबों में चीजें सस्ती हैं और सिर्फ सिंध में महंगी हैं तो हम बिल्कुल कसूरवार हैं। लेकिन डॉलर और दीगर ऑयल की प्राइसेस जिनका ट्रिकल होता है इन चीजों के ऊपर महंगाई में, अब ये हुमायूं साहब जैसे लोग भी कहें तो मैं कहां जाऊं, स्पीचलेस। बहरहाल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो तो एक इंटरनेशनल फिनोमेना हो गया, फिर वहां तो आप पीटीआई को बेल आउट कर रहे हैं कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं तो उसका इंपैक्ट चीज़ों पर आता है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बलूचिस्तान की बात करेंगे कि पिछली मरतबा भी जो पिछले 5 साल के अंदर हमने देखा कि तब्दीली सेंटर के अंदर आई, वो शुरू, उसका आगाज़ जो है वो बलूचिस्तान से हुआ था। गवर्नमेंट्स की तब्दीली की मैं बात कर रहा हूँ। इस मरतबा बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो बड़ी ही इस वक्त दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर चुकी है, और जो नंबर रिक्वायर्ड है वहाँ पर वो क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या इमरान खान साहब जाम कमाल साहब की गवर्नमेंट को बचाने के लिए खुद मैदान में आएंगे या नहीं आएंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। बात करेंगे बलूचिस्तान की और नेशनल पॉलिटिक्स की कि बलूचिस्तान के अंदर क्या जाम कमाल साहब की गवर्नमेंट सस्टेन कर पाएगी, तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला कर पाएगी, या उससे पहले वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे। चूँकि इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान के अंदर नाज़रीन 65 अरकान पर मुश्तमिल ये ऐवान है और यहाँ पर जो अपोजिशन के अरकान हैं उनकी तादाद है 23 और हुकूमत को हटाने के लिए, जाम कमाल साहब को हटाने के लिए 33 अरकान की हमायत दरकार होगी इस वक्त अपोजिशन को। और इस वक्त 12 के करीब अरकान जो हैं वो क़ुद्दूस बज़ंजो साहब के ग्रुप के अंदर बाप पार्टी के जो है उनके साथ मौजूद हैं। तो कुल मिला के अगर 12 और 23 को मिलाएं तो ये 35 बनता है, 35। तो इनके पास स्ट्रेंथ मौजूद है हुकूमत को हटाने के लिए, गिराने के लिए। और पीपल्स पार्टी का भी यहाँ पे इम्तिहान होगा। उनका एक ही वहाँ पे वोट है, सनाउल्लाह ज़हरी साहब का। इन्होंने जाम कमाल साहब को वज़ीर आला बनते वक्त ये वोट दिया था। अब क्या उनके खिलाफ भी वो अपना वोट कास्ट करेंगे? तो हुमायूं अख्तर खान साहब, सबसे पहले तो बता दें कि मुश्किल में है आपके इत्तेहादी जाम कमाल साहब, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। अपनी पार्टी के 12 लोग भी फिल वक्त उनके खिलाफ हैं, आगे चल के मना लिए जाए या नहीं। इमरान खान साहब जाम कमाल साहब की मदद के लिए खुद मैदान में आएंगे? जरूर आएंगे जी, हमारी वो अलाय पार्टी है और हम कोशिश करेंगे कि जो नाराज अरकान हैं उनको मना लिया जाए और बलूचिस्तान में जो सिलसिला है वो चलता रहे अगले इलेक्शन तक। बिल्कुल कोशिश होगी जी, इमरान खान समेत हर PTI के लीडर की। लेकिन सर अभी तक तो बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी वो भी तजब्जुब का शिकार है। 7 आपके अरकान थे, 1 को आपने निकाल दिया, 6 रह गए। वो 6 भी कह रहे हैं कि हम भी देखेंगे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अक्सरियत किस तरफ जाती है। तो वहाँ भी अभी गुमगू की कैफियत है। आपके वहाँ पे जो पार्टी सदर हैं वो भी नाराज़ हैं पार्टी से। पता नहीं क्या सूरत हाल वहाँ पे PTI की बनेगी इस वक्त, वो किस तरफ जाती है, लेकिन सूरत हाल काफ़ी मुश्किल है। समर साहब देखिए, हमेशा जो इमोशंस हैं वो पॉलिटिक्स में हाई होते हैं, लेकिन यही एक टैक्ट होता है सियासत में कि इनको ठंडा कैसे किया जाए और उनको मना के वापस कैसे लाया जाए। इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब होंगे। 2017 में मियाँ साहब की रुखसत का सफ़र भी जो है उनकी पार्टी का, उनकी हुकूमत के जाने का बलूचिस्तान से शुरू हुआ था। वो ख़तरा है कि वो दोबारा ट्रेंड जो है वो रिपीट हो सकता है? ट्रेंड तो कोई भी रिपीट हो सकता है, नया बन सकता है, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि PMLN को जिन इक़दामात की ज़रूरत थी, जो मुफाहमत कराने की ज़रूरत थी सूबे में 2017 में, वो शायद वो ना करा सके। तो आप करवा लेंगे वहाँ पे। अच्छा नासिर शाह साहब, आपकी जमात किस तरफ जाएगी? वैसे तो आपकी पार्टी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया इस बात पर कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए तमाम सूबों के अंदर, पर्टिकुलरली पंजाब की बात की जाती रही। इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात की आपकी पार्टी ने, जिस पर इख्तलाफ हो गया नून लीग के साथ, आपका PDM की बाकी जमातों के साथ, और नतीजे के तौर पर पीपल्स पार्टी को PDM छोड़ना पड़ी। यहाँ पर सूरत हाल बड़ी ही पेचीदा है पीपल्स पार्टी के लिए। आपका वाहिद वोट वहाँ पे जो साबिक वज़ीर आला हैं वो अब चूँकि आ चुके हैं आपकी पार्टी में, और वो वोट देंगे जाम कमाल साहब के खिलाफ, चूँकि जब वज़ीर आला बने थे जाम कमाल साहब को उन्होंने वोट दिया था वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि बाप पार्टी के वोटों से यहाँ पे इल्ज़ाम लगता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लीडर ऑफ दी अपोजिशन बने हैं, तो वहाँ बाप के ही वज़ीर आला को गिराना है। तो बड़ी पेचीदा सूरत हाल पीपल्स पार्टी के लिए बनती जा रही है। सर देखें, जो ये इल्ज़ाम की पहले मैं वजाहत कर दूं कि जो बाप के सेनेटर की बात की जाती है कि जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिया, वो लोग थे जो वैसे ही अपनी पार्टी की बहुत सारी चीज़ों से नाला थे और खुलकर उसका इजहार कर चुके थे, और इस वजह से उन्होंने, वो जो कुछ लोग थे, कोई पूरी पार्टी ने सपोर्ट नहीं की थी। बिल्कुल रहा बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, हमारे ज़ाती तौर पर तो सबके साथ न्याज़मंदी है, ताल्लुकात हैं, और पॉलिटिकली तौर पर वैसे तो हमारी कोई नुमाइंदगी वहाँ पे नहीं है। नवाब साहब हमारे साथ अब आए हैं पार्टी में, ज्वाइन कर लिया, वोट हैं, एक नहीं उनके ज़्यादा वोट भी हैं, तो जी, तो वो अब ये फ़ैसला होगा। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इस पर कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती कि वहाँ पे क्या होगा। और गवर्नमेंट, जो वफाकी गवर्नमेंट है, और फिर जो दीगर
सपोर्ट है, अगर वो जो फैसला करेंगी उसी पे होगा। ये अभी डिपेंड करता है। लेकिन सर ये कंफ्यूजन क्यों है पीपल्स पार्टी के अंदर, ये गुमगू की कैफियत क्यों है पीपल्स पार्टी के अंदर? क्योंकि आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा जोर दिया था इस हिकमत अमली पे कि अदम एतमाद की तहरीक की तरफ आए, बलूचिस्तान में अगर कामयाब होती है फिर वो एक आगाज हो सकता है, नुक्ता आगाज पंजाब के अंदर भी तब्दीली का, सेंटर के अंदर भी तब्दीली का, उस रास्ते से जो पीपल्स पार्टी चाहती है। आपको वो इस देखें जहाँ पे हमारे नंबर्स होंगे तो हम तो वो बात करेंगे ना कि जिस तरह हमने पीडीएम के कैंडिडेट कामयाब हुआ प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो नेशनल असेंबली है, वहाँ पे पीडीएम का कैंडिडेट कामयाब हुआ ना, हमने शिकस्त दी। और वो अगर उसको और बढ़ाया जाता तो वजीर आजम के खिलाफ आपके वहाँ पर भी नहीं थे, नंबर आपके पंजाब के अंदर भी नहीं है। और इसी तरह जो पार्टी पोजीशन पंजाब में है, देखें जो पंजाब में अगर सब और फिर जो बहुत सारे लोगों को वहाँ पे इख्तलाफात हैं, अगर उन सबको आप नंबर काउंट करें तो वहाँ पे तो बिल्कुल वाज़ेह सूरत हाल है। अब बलूचिस्तान का मैं आपको वजाहत कर दूँ ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मुखलिस हैं, जो मौजूदा वज़ीर आला साहब हैं, तो फिर तो उनके ख़िलाफ़ ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब नहीं होगी। और अगर वो खुद ही चाहते हैं और फिर ये सारी चीज़ें और इस तरह का ये जो किया गया है वहाँ पे, एक उसी का तसलसल है जो कुछ अरसे से सुना जा रहा था कि उनको चेंज किया जाएगा, जिस तरह वहाँ पे गवर्नर भी चेंज किए गए और फिर लास्ट टाइम भी आपको याद है कि ये चेंज हुए हैं उससे पहले भी। जी सर, वो प्राइम मिनिस्टर के बजाय आप जरा अपनी पार्टी का बता दें कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद के हक में है या मुखालफत में है? देखें अगर हमारे पास देखें अगर हमारे पास नंबर गेम हो तो हम बात करें ना। अगर हमारे पास एक वोट भी बड़ा कीमती है, तहत हम जाके बात करें, शायद एक ही वोट से गेम पलट जाए। सीसी जी बिल्कुल, ये देखें हमारे यहाँ जो भी फैसला होता है, हमारी अपनी सोच या बयानात अपनी जगह पे, हमारी सीईसी फैसले करती है, तो वो ज़रूर उसकी मीटिंग होगी और जो वहाँ पे फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। बहरहाल 5 दिन हो गए तहरीक अदम एतमाद आए, पीपल्स पार्टी की कोई बड़ी क्लियर पॉलिसीज़ पे आ जानी चाहिए थी कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जब वहाँ से हटाया था यही सनाउल्लाह ज़हरी साहब की गवर्नमेंट को, उस वक्त भी आपके पास इतने नंबर्स नहीं थे, लेकिन आपने मैनेज करके वहाँ से हटा लिया था। बहरहाल खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपकी पार्टी भी इस चीज़ की बड़ी मुखालफत आपने की थी कि जब वहाँ पे सनाउल्लाह ज़हरी साहब आपकी पार्टी में थे, नून लीग के लोगों को वफादारियाँ तब्दील करके वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज की गई थी। चेंज करने का क्रेडिट पीपल्स पार्टी ने लिया था उस वक्त, लेकिन आज वही काम पीडीएम के अंदर बैठ के पीएमएलएन जो है, चूंकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पीडीएम की तरफ से ये सारी चीज़ हो रही है, सपोर्ट किया जा रहा है इस पूरी अदम एतमाद की तहरीक को, आप उसी अमल को दोबारा दोहरा रहे हैं जिसकी कल तक आप जिसे आप बुरा कहते थे। नहीं देखिए ये पीडीएम की तरफ से मोशन नहीं आया। नहीं, पीडीएम की तरफ से नहीं आया, लेकिन पीडीएम इसे सपोर्ट कर रही है, बैक कर रही है सारी मोशन को। देखिए वहाँ जो मेंबरान हैं उन्होंने एक फैसला करना है, लेकिन पीडीएम की ये पॉलिसी नहीं है, क्योंकि हमारे नज़र में ये जो पुतली तमाशा है, ये हाइब्रिड निज़ाम है जो मुंतखब नुमाइंदों को कठपुतलियों के तौर पे ट्रीट करता है। इसी के खिलाफ तो पीडीएम की तहरीक है। अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो हाइब्रिड निज़ाम तो उसी तरह कायम है ना। ये पुतली तमाशा तो, ये कठपुतलियां जो आज रक्सा हैं सेंटर में भी और दूसरे सूबों में भी, वो तो रक्सा रहेंगी। तो ये मामला हल नहीं होता इस तरह जो अगर हम ये कामयाब हो या ना हो। इशू यही है कि हमें एक ऐसा शफाफ इलेक्शन चाहिए, कौमी इलेक्शन, सूबाई इलेक्शन, जो पूरी तरह मुदाखलत से पाक हो। हम सब उसके लिए एफर्ट करेंगे और मैं नासिर शाह साहब से बिल्कुल मुतफिक हूं कि हमारी तमाम जमातों को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीडीएम को मिलकर इसकी जद्दोजहद करनी है कि अगला जो इलेक्शन है वो इतना शफाफ हो और उसके नतीजे में अवाम जिसको वो मुंतखब करें वही फिर पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर सकता है। क्योंकि जो लोग अवाम के वोटों से नहीं आए, कठपुतली तमाशे के नतीजे में आते हैं, की जो तारीफ आपके नजदीक बनती है, वो फिर अवाम के रोजगार छीनते हैं, वो अवाम से बिजली छीनते हैं। सर, इलेक्शन की शफाफियत की जो तारीफ आपके नजदीक बनती है वो तारीफ पीटीआई के नजदीक कुछ और है। वो अगर आप नहीं हटाते यहाँ से पीटीआई को पंजाब के अंदर से, सेंटर के अंदर से, वो तो फिर ईवीएम के थ्रू अगला इलेक्शन कराएगी। वो तो प्लान करके बैठे हैं कि ज्वाइंट सेशन बुला के वहाँ बिल ला के पास करवा के अगला इलेक्शन करवाना है ईवीएम से। तो पहले आपको पीटीआई को हटाना पड़ेगा इक़्तिदार से, तब जाके जिस तरह जो आपके नजदीक इलेक्शन की शफाफियत की तारीफ है उसके तहत इलेक्शन हो पाएगा अगला।
हमें हमारे सामने एक सब बहुत बड़ी मिसाल 2019 2 साल पहले इन्हीं दिनों में कायम हुई थी, जब हमने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक, उसका जो हशर हुआ वो हम सब के सामने होना चाहिए कि 2/3 अक्सरियत के बावजूद पीडीएम की जमातें वो चेयरमैन सेनेट को अपने ओहदे से नहीं हटा सके, और वो इसी वजह से हुआ कि इंटरवेंशन हुई। इसी तरह अब जहां भी अदम एतमाद होना है वो इंटरवेंशन का दरवाजा खोलता है। तो मुस्लिम लीग नून ने और सर ये फैसला है जी किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें मावराए आइन मुदाखलत हो। तो ये बात क्लियर है, क्योंकि मावराए आइन मुदाखलत के नतीजे में बनने वाली हुकूमतें अवाम से रोटी छीनती हैं, चीनी छीनती हैं, घी छीनती हैं, बिजली छीनती हैं, गैस छीनती हैं, अवाम को गरीब और कमजोर करती हैं, और ये हमारा मकसद नहीं। हमने पाकिस्तान के अवाम को मजबूत करना है। बहरहाल सर, बलूचिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाने वाली जमातें BNP मैंगल पीडीएम में आपके साथ है, JUI जिसके पीडीएम के सरबराह हैं वो उनकी पार्टी वहाँ पे लेके आ रही है ये अदम एतमाद की तहरीक। और इंटरेस्टिंगली जो आपने मेंशन किया कि 2019 में सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, 2/3 आपके पास क्लियर मेजॉरिटी के बावजूद वो डिफीट हो गई थी। तो यहाँ भी जो जाम कमाल साहब है वो संजरानी साहब की पार्टी से ही उनका ताल्लुक है। वो पार्टी आपको सब बेहतर जानते हैं कि वो पार्टी किसके कहाँ उनकी ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, शफकत कहाँ है। तो जो कठपुतलियां जो हैं वो रेज की जाती हैं पाकिस्तान के सियासी और इंतखाबी अमल को तोड़ने मरोड़ने के लिए। यही कोशिश है मियां नवाज शरीफ की और पीडीएम की कि अब हमें 74 सालों के बाद इससे बाहर आना है और पाकिस्तान की अवाम की राय को मुकद्दम करना है। तभी पाकिस्तान खुद मुख्तार होगा और दुनिया में वो वाकई माना जाएगा। इस तरह नहीं होगा कि जो जिस तरह पाकिस्तान के साथ इस वक्त हो रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम छोड़कर चली जाए और एक कोई किसी वजीर आजम का फोन एक वजीर आजम सुनता नहीं है, एक सदर करता नहीं है, और पाकिस्तान का एक फॉरेन अफेयर्स का तमाशा लगाओ पूरी दुनिया में। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, और ये तभी होता है जब कठपुतलियों को इस मुल्क पर मुसल्लत किया जाए। लेकिन सर, न्यूजीलैंड की टीम के छोड़ के जाने का पीटीआई की गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक है उसका? क्या मियां साहब होते तो रोक लेते उन्हें? जी मियां साहब, पहले तो ये इस नौबत ना आती, और मुझे उससे ज्यादा जो दुख हुआ, चले उन्होंने एक फैसला किया जाने का कि पाकिस्तान के वजीर आजम को न्यूजीलैंड की वजीर आजम को फोन करने से पहले कोई सफारती तैयारी करनी चाहिए थी। उन्होंने तैयारी के बगैर फोन किया और फिर उनको आगे से एक डिसीजन उनका आ गया था, बड़ा एक शॉकिंग किस्म का, कि भाई हम मैच नहीं खेल रहे, तैयारी का मौका मिला ही नहीं है। वो एकदम से मैच से चंद मिनट पहले एक उनका फैसला आ गया, भाई हम छोड़ के जा रहे हैं। को सफारतकारी कहते हैं कि अगर न्यूजीलैंड ने एक अटल फैसला कर लिया था तो फिर वजीर आजम पाकिस्तान को फोन नहीं करना चाहिए था। ये वही बात है कि जी आप सवाल पूछा जाता है कि जी आपको फोन नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी वो तो मसरूफ हैं, और आपके चेहरे से दुख वाजे हो जाता है। आपको अभी असेंबली को कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को कर रहा हूं, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। ये जो बचगाना तरीकेकार है फॉरेन पॉलिसी चलाने का, ये नाकाबिले बर्दाश्त, और ये तभी हुआ है कि एक नाअहल और नालायक शख्स को हमारे पर मुसल्लत कर दिया गया। मायूतर खान साहब, सारी चीज़ों को जाके जोड़ के खुर्रम दस्तगीर साहब ने, नासिर शाह साहब ने वो आपकी गवर्नमेंट के फेलियर्स के साथ जोड़ दिया है कि इंटरनली यहाँ पे महंगाई और बैड गवर्नेंस की सूरत में वो कह रहे हैं आपके फेलियर्स हैं, इंटरनेशनली देखा जाए तो आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो कह रहे हैं फेलियर्स हैं, जिसका वो कह रहे हैं मुल्क मुतामल नहीं हो सकता। ये न्यूजीलैंड वाले मामले पर जरा कमेंट कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी फेलियर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। बिल्कुल भी नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स की टीम का डिसीजन है। देखिए, एक बहुत बड़ा चेंज आया है इस खित्ते में। ये जो अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ की हैं और तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है अफगानिस्तान में, इसमें थोड़ी बहुत स्केप गोटिंग हो रही है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान के मुस्बत रोल को ज्यादातर, अब आप इंडिया की जनरेटेड खबरें ना देखें टाइम्स ऑफ इंडिया की, और वो ज्यादातर पाकिस्तान के रोल को सराहा जा रहा है। पाकिस्तान अपने गुड ऑफिसर्स पेश कर रहा है। अब ये जो मामला है न्यूजीलैंड का, देखिए ये तालिबान की गवर्नमेंट आई है, एक अनसर्टेनिटी है जिसमें न्यूजीलैंड बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त आज के शो में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।